ये वीडियो कोशिश करेगा उन सब पहलुओं को कवर करने की जो हम चाहते हैं पूछना और हम नहीं पूछ पाते। इन सब बातों को मैंने 4 या 5 सवालों में विभाजित किया है और इन 5 सवालों में हम इस जवाब को लेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे। ये हो सकता है इंटरनेट पे पड़े हुए हिंदी के सबसे डिटेल्ड वीडियो में से हो, जिसमें मैं बहुत डिटेल में इस बारे में बात करूं, चर्चा करूं, आपके साथ मिलके समझूं और डिस्कस करूं कि कैसे सर्जरी के बाद सेफ सेक्स के बारे में सोचा जा सकता है और बिना किसी प्रॉब्लम के उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और मैं एक स्पाइन सर्जन हूं और बहुत ज़्यादा संवेदनशील टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो बहुत सारे मेरे मरीजों के मन में होता है और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के मरीजों के मन में होता है। कई सारे रिश्तों की वजह से, सोशल कंडीशंस की वजह से हम ये सवाल कभी पूछ नहीं पाते हैं, कभी डॉक्टर से पूछने में कतराते हैं, कभी पूछकर भी पूर्ण बात नहीं समझ पाते हैं, कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं होती है और कभी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जब हम डॉक्टर साहब के सामने बैठे होते हैं तो हमारे काफ़ी घर वाले, हमारे बच्चे या हमारे बड़े, हमारे सास ससुर या हमारे छोटे साथ में होते हैं और हमें उतनी शक्ति, उतनी हिम्मत ही नहीं मिल पाती कि हम डॉक्टर साहब से पूरी बात करें, इसको समझें और उनसे पूछें खुलकर। कई मरीजों की कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब ने सर्जरी के बाद सेक्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं। कई बार पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है कि मैं अपनी अर्धांगिनी को या अपने पति को, अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को कम्युनिकेट कैसे करूं, उसको क्या बताऊं, कैसे समझाऊं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी सेफ है भी तो उसको कैसे करना है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप जब अपने स्पाइन सर्जन की ओपीडी में जाएं या मेरी ओपीडी में आए तो पारिवारिक सिचुएशन में कभी इतनी हिम्मत आप ना जुटा पाएं। सबसे पहला सवाल जो लोग मेरे से पूछते हैं वो ये होता है कि कब सेफ रहेगा सर्जरी के कितने दिन बाद हमारे लिए सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होना, कब हम नॉर्मल अपने घर में इंटिमेसी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 2 बातों पे निर्भर करता है। पहली बात कि आपकी कौन सी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है और दूसरा आपकी सर्जरी से पहले शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति कैसी थी। दोनों बातों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, हम ये पहले मान लेते हैं कि आपकी मनोस्थिति और शारीरिक स्थिति पहले बिल्कुल नॉर्मल थी और आप सेक्सुअल एक्टिविटी सर्जरी से पहले प्रैक्टिस कर पा रहे थे। तो बात एक ही चीज पे निर्भर रह जाती है कि सर्जरी कौन सी हुई है। अगर आपकी सर्जरी हुई है लंबर स्पाइन की, जिसमें एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी हुई है, या कोई बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव छोटी सर्जरी हुई है जिसमें सर्जरी के अगले दिन आप चलने लगे थे और 24 घंटे या 36 घंटे में डिस्चार्ज हो गए थे और सर्जरी के इमीडिएट बाद आपका पेन जो है वो खत्म हो चुका है और कोई सुन्नाहट, झन्नाहट आपके पैरों में नहीं है, आप चल फिर पा रहे हैं और रोजमर्रा के आपके सारे काम आप कर पा रहे हैं, जैसे आधा घंटे वॉक करना, आधा 1 घंटे खड़े रहना, नॉर्मल थोड़ी देर किचन में काम करना, ये सब आप कर पा रहे हैं। ऐसे केसेस में जिसमें कि बहुत ही सिंपल सर्जरी हुई होती है और सर्जरी से पहले पेशेंट को कोई मेन या मेजर दिक्कत नहीं होती है, मैं पेशेंट को ये बोलता हूं कि आप अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हफ्ते बाद अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनली 2 हफ्ते बाद भी लोग रिज्यूम करते हैं, पर मैं
इस बात में विश्वास रखता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा टाइम दें शरीर को हील करने में तो वो बेटर है। सेक्सुअल एक्टिविटी प्लेजर के लिए होती है और हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसकी वजह से कोई भी हीलिंग को स्लो ना करें। सो 3 से 4 हफ्ते मेरे हिसाब से एक बॉल पार्क फिगर रहेगा जिसमें कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरी सर्जरी होती है कोई आपका माइक्रोस्कोपिक फ्यूजन सर्जरी आपकी हुई है जिसमें हड्डियों को साफ किया गया है और स्क्रू या पेच का सहारा लिया गया है। लंबर स्पाइन की ही बात कर रहा हूँ। तो लंबर स्पाइन में अगर आपकी कोई फ्यूजन सर्जरी हुई है तो मैं ये सोचता हूँ कि जब तक फ्यूजन एटलीस्ट प्रॉपरली एस्टैब्लिश ना हो जाए, पूरा कंप्लीट होने में तो फ्यूजन को कभी कभी 3 से 6 महीने या साल भर भी लगता है, बट एस्टैब्लिश मतलब फ्यूजन स्टार्ट ना हो जाए तब तक हमें वेट करना चाहिए, और जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 हफ्ते में होने लगता है। तो अगर आपकी टी-लिफ सर्जरी हुई है या आपका फ्यूजन हुआ है तो 6 हफ्ते अगर आप पॉसिबल हो तो वेट करिए, और वेट करके आप धीरे धीरे अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकते हैं। और 6 हफ्ते में आप अपने डॉक्टर से भी एक बार मिलिए, वो आपका एक्सरे कराएंगे और इसको कंफर्म करेंगे कि अब फ्यूजन दिखाई देने लगा है, और उसके बाद ये एक्टिविटीज करना काफी सेफ हो जाता है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि जो आजकल हम स्क्रू और पेच लगाते हैं और जो हम इम्प्लांट्स यूज करते हैं और जो हम लोग केजेस लगाते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो सेक्सुअल एक्टिविटी का लोड ले सकते हैं प्रोवाइडेड रिस्पॉन्सिबली उसको किया जाए। पर मैं ये मानता हूं कि फाइनली रॉड का काम था जब तक फ्यूजन ना हो तब तक असिस्ट करना। तो एक बार फ्यूजन स्टार्ट होने लगता है तो खाली रॉड और केज ही वजन नहीं उठा रहे होते, जो फ्यूजन मास है एक्चुअली में जो आपका शरीर है वो भी वजन उठा रहा होता है, और उस टाइम पे जो माइक्रो मूवमेंट हो जाते हैं वो रीढ़ की हड्डी पे लगभग खत्म हो जाते हैं, और ऐसा होने से दर्द का एहसास होने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी अगर आप स्पेशली स्पाइन सर्जरी की बात कर रहे हैं और उसमें 1-2 बार अगर पेन हो तो एक खराब एक्सपीरियंस दिमाग में बैठ जाता है। मैंने कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा है, तो मैं सोचता हूँ कि उसको पहली बार से ही सही एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको शुरुआत से ही सेक्सुअल एक्टिविटी में डर या आत्मविश्वास खोना ऐसा ना हो। तो 6 हफ्ते एक अप्रॉक्सीमेट टाइम है, जब फ्यूजन दिखने लगे अपने डॉक्टर से मिलें, और अगर उनको ज़रूरत लगती है तो एक एक्सरे करें। उसके बाद ये एक्टिविटी आप फ्यूजन सर्जरी के बाद कर सकते हैं। इसके बाद आती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ओपन स्पाइन सर्जरीज, जैसे कि काइफोसिस करेक्शन या लॉर्डोसिस करेक्शन या फिर स्कोलियोसिस करेक्शन। इस तरह की सर्जरीज जब होती हैं उस केस में व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपने डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा कि कब उनको लगता है आप सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए फिट हैं, और बहुत उनकी निगरानी में ही इस तरह की प्रोसीजर्स के बारे में पूरा डिस्कशन करके उनसे बातों को समझ के डिटेल में फिर आप एक्टिविटी पे लौटें। अब ये बात हो गई लंबर और थोरेसिक स्पाइन की। अब बात करते हैं सर्वाइकल स्पाइन की। सर्वाइकल स्पाइन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी हुई है, जैसे पीछे से आपकी कोई एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी हुई है, या फिर आगे से कोई ACDF प्रोसीजर हुआ है जिसमें कि सिर्फ एक डिस्क के साथ काम हुआ है, तो मैं सोचता हूँ कि जैसे ही आपका कॉलर हट जाए उसके बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी रिस्टोर कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपके गर्दन में ज़्यादा जर्क ना लगे। ऐसा करके रिस्क फैक्टर कम रहेगा, और 4 से 6 हफ्ते में जनरली कॉलर हटा दिया जाता है। एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी में कई डॉक्टर्स तो कॉलर एडवाइस करते ही नहीं, पर फिर भी मैं सोचता हूँ मिनिमम 3 वीक्स का बॉल पार्क फिगर सारी सर्वाइकल स्पाइन सर्जरीज में होना ही चाहिए। अगर आपकी कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी हुई है, जैसे कॉर्पेक्टमी हुई है या कोई 2-3 लेवल का फ्यूजन हुआ है या कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी हुई है, तो उस केस में आपको सबसे पहली बात तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, बट मिनिमम 6 हफ्ते का ब्रेक पीरियड तो लेना ही चाहिए, जिससे पहले आप नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सोचेंगे। तो हमने बात कर ली जिसमें कि है सर्जरी स्पेसिफिक बात। अब बात करते हैं प्री ऑपरेटिव कंडीशन, या फिर सर्जरी से पहले आपकी क्या स्थिति थी उसके बेस पे। अगर सर्जरी से पहले आपकी बॉडी में सिर्फ स्पाइन की एक छोटी प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे स्लिप डिस्क हो गई थी या गर्दन में या कमर में, और आपको बस दर्द आ रहा था,
तो ऐसे केसेस में रिकवरी बहुत फास्ट होती है और जैसा मैंने बताया 3 से 4 हफ्ते बाद आप एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। पर यदि आपको कोई पैरालिसिस होने लगा था, जैसे कि आपको पैरों में कमजोरी आ गई थी, या आपको लेट्रिन बाथरूम एरिया सुन्न होने लगा था, या हो सकता है आपको सर्जरी से पहले आपकी लेट्रिन बाथरूम में कंट्रोल में दिक्कत आ रही थी या इरेक्शन में दिक्कत आ रही थी, इस तरह की कोई दिक्कत अगर आपको आ रही थी तो आपको सर्जरी के बाद भी ऐसा लग सकता है कि अभी आप में उतनी शक्ति नहीं है और सर्जरी के बाद 4-6 हफ्ते हो जाने के बाद भी ये शक्ति पूर्ण रूप से आप में एकदम से विकसित शायद ना हो पाए। ऐसे केस में स्पेशली अगर आपका लेट्रिन बाथरूम एरिया सुन्न हुआ है, आपको अपने डॉक्टर के सलाह में रहना चाहिए और जब सुन्नाहट धीरे धीरे कम होने लगे तब धीरे धीरे ग्रेजुअली इस तरह की एक्टिविटीज को रिज्यूम करना चाहिए और डॉक्टर से डिस्कस करके अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करके ऐसा करना चाहिए। मिनिमम पेशेंट्स में जिनमें स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटी पहले ही बिगड़ गई होती है, जैसे किसी पेशेंट को ज्यादा स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम आए या इस तरह की कोई दिक्कत हो, तो ऐसे केसेस में कभी कभी 3 महीने से 6 महीने लगते हैं या वेरिएबिलिटी ऑफ टाइम काफी रहता है, जो कि आपके केस स्पेसिफिक इशू के लिए आपके डॉक्टर जिन्होंने आपकी स्पाइन सर्जरी की है वो आपको डिटेल में गाइड कर पाएंगे। तो अगर इस तरह की दिक्कत लेकिन नहीं है, आपको सिर्फ पैर में दिक्कत थी या पैर में ही सुन्नाहट थी और एक पैर में ही दिक्कत थी या ज्यादा परेशानी नहीं थी, आप पैरालाइज नहीं हो रहे थे, तो नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते में ये एक्टिविटीज नॉर्मली रिस्टोर की जा सकती हैं और इसमें कोई सीरियस बात नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि सर आपने बता तो दिया कि हम सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, बट क्या मैं इसको अवॉइड करूं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने से मुझे डैमेज होगा स्पाइन में। जैसे कि अगर मेरी स्लिप डिस्क की सर्जरी हुई है, एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी, तो ऐसा तो नहीं मुझे रीहर्निएशन के चांस बढ़ जाएं। तो अगर मैं एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी की बात करूं या कोई भी डिस्केक्टमी की बात करूं, तो देखिए रीहर्निएशन के जो चांसेस होते हैं, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और आपने 4 से 6 हफ्ते का रेस्ट ले लिया है, वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो एन्युलस होता है वो धीरे धीरे रिपेयर होने लगता है। एक बार आपकी बॉडी को हील करने का मौका मिल गया और वो हील हो गई, उसके बाद नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी करना अलाउड है और उसको बहुत सेफली प्रैक्टिस किया जा सकता है और उसकी वजह से आपको कोई और दिक्कत फिर से स्पाइन में आए, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी अगर आपको डॉक्टर अलाउ भी कर रहे हैं तो आप अगर नहीं करेंगे तो उससे स्पाइन में कोई बेनिफिट होने वाला है, ऐसा नहीं है। सेक्सुअल एक्टिविटी भी खाने की तरह एक बेसिक नीड ही है शरीर की, और उसको वंचित रख के आप रीढ़ की हड्डी का एटलीस्ट कोई भला नहीं कर रहे हैं। तो डरे ना, आप को जैसे अपने डॉक्टर के सानिध्य में, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के सानिध्य में बात करके आप ये एक्टिविटी 4-6 हफ्ते या जो भी आपका प्रोटोकॉल आपको डॉक्टर बताते हैं उसके बाद ये कर सकते हैं और इससे स्लिप डिस्क का खतरा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। डोंट वरी। दूसरा सवाल, इसका पार्ट बी होता है, अगर आपके इम्प्लांट्स लगे हैं तो लोग पूछते हैं कि सर अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो क्या हमारे इम्प्लांट्स सर्जरी में जो हैं क्या वो ढीले पड़ जाएंगे या वो उखड़ जाएंगे झटका लगने की वजह से या कोई दिक्कत होने की वजह से, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इम्प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइटेनियम से बने हुए होते हैं, उनमें पूरे पेशेंट का वेट लेने की कैपेसिटी होती है और उनका टूटना या उनका ढीला होना लगभग असंभव है सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से। कोई छत से गिर जाए, किसी का कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो अलग बात है, पर असलियत में सेक्सुअल एक्टिविटी जैसी चीज से उन इम्प्लांट्स पे असर पड़े लगभग इसको असंभव माना जा सकता है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। और स्पेशली एक बार अगर फ्यूजन स्टार्ट हो गया है, जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपकी हड्डी जुड़ना शुरू हो गई है तो जो इम्प्लांट है उस पर लोड ही नहीं है, आपका शरीर भी लोड शेयरिंग कर रहा है। इम्प्लांट तो बस एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए लगा हुआ है। जैसे ऐसे समझिए कि अगर आपने लैंटर्न डाला है छत के ऊपर और शटरिंग लगी हुई है, अब लैंटर्न पक्का हो गया 3-4 हफ्ते बाद, अब आप शटरिंग हटा भी दोगे तो लैंटर्न नहीं गिरेगा, लेकिन शटरिंग लगी हुई है, स्क्रू लगाई हुआ है, लेकिन हड्डी तो जुड़ गई। तो अब शरीर को लोड लेने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, वो अपने आप लोड ले पा रहा है, वो इतना सशक्त और पावरफुल हो गया है। तो ऐसे केस में आप सेक्सुअल एक्टिविटी बड़े आराम से बिना डरे रिज्यूम कर सकते हैं। आपको कोई भी
इम्प्लांट में कोई रिस्क या टूटने की गुंजाइश नहीं होती, आप उसके लिए बिल्कुल ना डरें। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि लोग पूछते हैं कि कौन सी पोजीशंस या कौन से तरीके सेफ हैं। देखिए, पोजीशन हजारों हो सकती हैं, सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी ऐसी चीज है जो कि जब आप करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा 3 बातों का। आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत ज्यादा झुकना ना पड़े, बेंडिंग अवॉइड करनी है, स्पेशली जब आपकी सर्जरी नहीं हुई है। बाद में सर्जरी के 1-2 साल बाद आप जो चाहे करो। दूसरा, आपको ट्विस्टिंग एक्शन अवॉइड करना है। ट्विस्टिंग मतलब ट्विस्ट करना, रीढ़ की हड्डी को ऐसे करना, ज्यादा बेंड ना हो, ज्यादा ट्विस्ट ना करें। और तीसरा, लिफ्ट ना करें, अपने पार्टनर को उठाएं ना, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा लोड हो सकता है। तो बेंडिंग, ट्विस्टिंग और लिफ्टिंग अवॉइड करें। सिंपल पोजीशंस में अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपको स्पाइन में हल्का फुल्का डिस्कंफर्ट लगता है तो आप स्पेसिफिक मेमोरी फोम्स या पिलोज का यूज कर सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबल रहें। आप कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी पे मेजरली लोड ना पड़े। ऐसा करके सेक्सुअल एक्टिविटी बड़े आराम से की जा सकती है। पोजीशन का चयन व्यक्ति विशेष के हिसाब से हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने बताया, ध्यान रखना है बेंडिंग ना हो, ट्विस्टिंग ना हो और लिफ्टिंग ना हो। इसका मतलब है सिंपल पोजीशन में सेक्स बहुत ही सेफली किया जा सकता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि डॉक्टर साहब मैंने सर्जरी करा ली है पर मुझे सेक्स के दौरान पेन हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, सेक्सुअल एक्टिविटी में स्पेशली स्पाइन सर्जरी के बाद पेन होने के 4-5 कारण मेन होते हैं। एक होता है कि अभी भी आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ इन्फ्लेमेशन या फिर कुछ सूजन, सिंपल शब्दों में, बची हुई है। उसके लिए आपको कुछ दिन रेस्ट, फिजियोथेरेपी करनी पड़ सकती है। आपको अपने डॉक्टर से बात करके शायद कुछ दिन सेक्सुअल एक्टिविटी को विराम देना पड़ सकता है। और हो सके अगर कभी जरूरत पड़े तो आपके डॉक्टर आपको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए NSAIDs या फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का कोर्स भी दे सकते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। और फिर जब कम हो जाएगा तब आप जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर से इस तरह के दर्द नहीं आएगा। दूसरा होता है स्पैज्म। कभी कभी जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम करते हो तो मसल स्पैज्म में जाने लगती हैं। उसके लिए आपको कोशिश करना है कि आप रिलैक्स्ड, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट में इसको प्रैक्टिस करें। और अगर ज़रूरत पड़े कभी आपके डॉक्टर से बात करके आप मसल रिलैक्सेंट की दवाइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट को सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान नर्व इरिटेशन का पेन भी होता है, जैसे कि जो सियाटिका हो रहा था वो सर्जरी की आपको जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे होंगे तब आपको उसी तरह का पेन आएगा। तो यदि आपको नर्व इरिटेशन हो तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। और जब ज़्यादातर ये स्टार्टिंग ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी, जब आप नया सहवास की तरफ जाते हैं सर्जरी के बाद, तब इस तरह की दिक्कतें आपको होती हैं। तो ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे इस तरह का हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है। स्पेशली जब मैं ऐसे केसेस ऑपरेट करता हूं जिसमें डिस्क ऑसिफाई हो गई होती है या डिस्क में हड्डी बन गई होती है, तो ऐसे केस में कई बार पेशेंट्स को ये कंप्लेंट मैंने देखी है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे फाइब्रस टिश्यू बनता है और धीरे धीरे जो नर्व है वो डिस्क मटेरियल से थोड़ा सा सेपरेशन बना लेती है, फिर ये सिम्टम्स सारे खत्म हो जाते हैं। जनरली इसमें 3 महीने के आसपास लगते हैं। और चौथा, पेशेंट को फियर क्रिएट हो जाता है कि कहीं कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान फिर से ऐसी दिक्कत ना आ जाए। तो उसके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं और खुद भी हिम्मत कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसी टेंशन की बात नहीं होगी। तो ये तो रहे सवाल जिनको मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा मैं कुछ बोनस पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं अपनी तरफ से, जो क्वेश्चन के रूप में तो लोग नहीं पूछते, बट मुझे लगता है इनका जवाब मुझे देना चाहिए। एक तो ये, अगर आपके पास संभव हो तो जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलें, स्पेशली सर्जरी के बाद, आप उनसे बात करें। अगर आपको लगता है कि आप
ऐसी सिचुएशन में हैं जब आपके बड़े या आपके बच्चे वहाँ पर हैं जिनके सामने आप ऐसी बात नहीं कर सकते, तो बिल्कुल हिचकिचाएं ना। उनके सामने आप ये बोलें कि मुझे 2 मिनट डॉक्टर से अकेले में बात करनी है, और डॉक्टर से टाइम लें और उनसे डिटेल में इस बारे में बेझिझक बेशर्म होकर पूछें, क्योंकि शर्म की कोई बात ही नहीं है। सेक्सुअलिटी बेसिक नीड है शरीर की, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ रिस्की बात है ही नहीं। इस बारे में पूछना बिल्कुल जायज है, और जो स्पाइन सर्जन्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं इसका क्लियर कट और क्लियर जवाब आपको देने के लिए। तो इसमें पूछे ना, शर्माए नहीं, अपने डॉक्टर से बात करें। सबके सामने नहीं कर सकते तो अकेले में बात करें। 2 मिनट की बात होती है, उससे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। दूसरा बोनस पॉइंट, सबसे जरूरी है आपके पार्टनर का सपोर्टिव होना। आपको अपने पार्टनर से डिटेल में ये डिस्कस करना है कि किस तरह से आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, कैसे वो आपकी मदद कर सकते हैं या कर सकती हैं, और उसमें कैसे रीढ़ की हड्डी में मिनिमम ट्रॉमा किए या मिनिमम फ्लेक्शन एक्सटेंशन या ट्विस्टिंग किए आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अगर आप दोनों लोग समन्वयता के साथ एक ही पेज में होगे, सिंक्रोनाइज्ड होगे और एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, तो बड़े आराम से सेक्सुअल एक्टिविटी आप कर पाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आत्मविश्वास। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो रहे हैं और आपको आराम आ रहा है। सेक्सुअल एक्टिविटी भी नॉर्मल एक्टिविटीज की तरह से ही है, शरीर की एक बेसिक जरूरत जिसका पूर्ण होना इम्पॉर्टेंट है और पूर्ण होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने सर्जरी कराई है तो आप चाहते हैं अपनी जो चीजें आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि चलना फिरना, घूमना, खाना पीना, सोशल गैदरिंग, सेक्सुअल एक्टिविटी, वो सब वापस आ पाए। और सर्जरी करने का मुख्य कारण यही था कि हम खाली पेन नहीं, आपके जीवन में जो आप सब कुछ मिस कर रहे थे वो आपको वापस लौटा पाए, और इसी कोशिश के लिए स्पाइन सर्जरी की जाती है। एक स्पाइन सर्जन हमेशा ये चाहता है कि उसके पेशेंट्स ठीक हों, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले और वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहें। और इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और मैं ये सोचता हूं कि आप अपने जीवन में स्पाइन सर्जरी के बाद फुली जी पाएंगे, खुश रह पाएंगे और सारे कार्य कर पाएंगे। मैं चाहता हूं हर इंसान को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद पूर्ण सुख और पूर्ण खुशी मिले, और उसी के लिए कामना करते हुए इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। हो सकता है मैं कुछ बातें ना बता पाया हूं इस वीडियोस में, तो आप मेरे से सवाल करिएगा इसी वीडियो के लिंक में, और मैं फॉलो अप वीडियोस में उन सारे सवालों का भी, स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड, मैं जवाब देने की पूर्ण कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।